नमस्कार बच्चों, आज आपका स्वागत हो चुका है ज्योग्राफी के लेक्चर 4 में, जहां हम देखेंगे चैप्टर का नाम है एग्रीकल्चर। इस एग्रीकल्चर चैप्टर में से कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आने वाली हैं एग्जाम में, उन्हें हम देखेंगे। चैप्टर शुरू करते हैं। जैसा कि चैप्टर का नाम है एग्रीकल्चर, हिंदी में जैसे बोलेंगे हम कृषि। चैप्टर 4 जियोग्राफी। इससे पहले के आप लेक्चर सारे देख ही चुके होंगे, ऐसे मैं उम्मीद करता हूं। हम देखेंगे आज एग्रीकल्चर में सबसे पहले हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फार्मिंग, यानी कि जो खेती होती है या कृषि जो होती है उसके कितने प्रकार हमारे इस बुक में बताए गए हैं। टाइप्स ऑफ फार्मिंग, कृषि के प्रकार। कृषि इस हिसाब से हमारी 3 हिस्सों में बांटी गई है। तो 3 हिस्से कौन कौन से हैं? पहला हमारा हिस्सा है इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, दूसरा हमारा हिस्सा है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, और तीसरा हमारा हिस्सा है कमर्शियल फार्मिंग। तीनों के मैं नाम लिख देता हूँ, शॉर्टकट में लिखूंगा। इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, दूसरा है हमारा प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, लास्ट है हमारा कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल वाले को हिंदी में बोलते हैं वाणिज्यिक कृषि। प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, इसको बोलते हैं हम प्राचीन निर्वाह कृषि। इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग यानी कि गहन जीविका कृषि। ये 3 जो शब्द हमें दिए गए हैं, प्रिमिटिव, इंटेंसिव एंड कमर्शियल, ये 3 टाइप की जो फार्मिंग हम पढ़ेंगे, इसमें तीनों में अलग अलग प्रकार से फार्मिंग की जाती है। सबसे पहला हमारा इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। आपने वर्ड सुना होगा इंटेंसिव, इंटेंस, कोई बहुत ही तेजी से या किसी तेज आवृत्ति से या बहुत बड़ी मात्रा में किसी चीज का होना या करा जाना, उसको हम बोलते हैं इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, गहन जीविका कृषि। यहाँ पर कृषि इस प्रकार की होती है जो कि लार्ज अमाउंट में लोगों की डिमांड को पूरा करने के लिए की जाती है। जैसे भारत हमारा देश, यहाँ बहुत बड़ी जनसंख्या है, उस जनसंख्या के लिए अनाज का भंडार बना रहे, उसके लिए जो कृषि की जाती है उसे हम बोलते हैं गहन जीविका कृषि, यानी इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। इस फार्मिंग में जैसा कि बताया है लेबर इंटेंसिव फार्मिंग है, इसे हम क्या बोल सकते हैं, यह एक लेबर इंटेंसिव फार्मिंग है, यानी कि इस तरह की कृषि में लेबर की आवश्यकता पड़ती है, यानी काम करने के लिए मजदूर खेतों में लगाने पड़ते हैं। उसके साथ ही हम देखेंगे वेयर हाई डोजेस ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स एंड इरिगेशन आर यूज्ड, यानी कि यहाँ पर बायोकेमिकल इनपुट्स दिए जाते हैं, खेतों में अलग अलग तरह के जैव संसाधनों का उपयोग करा जाता है, कुछ केमिकल्स उपयोग करे जाते हैं जिससे कि वहां की पैदावार ज्यादा हो सके। साथ ही साथ सिंचाई का प्रयोग किया जाता है, यानी इरिगेशन का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि प्रोडक्शन का जो रिजल्ट है वो और भी अच्छा आए, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हमें प्राप्त हो सके। दूसरा हमारा निकल के आता है प्राचीन निर्वाह कृषि, यानी प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। इसे हम कहते हैं, यह एक प्राचीन तरीके से की जाने वाली खेती है जिसमें सिर्फ व्यक्ति अपने घर बार के लिए या फिर एक छोटे से परिवार के लिए या छोटी सी स्तर पर ही खेती बाड़ी करता है, और इसी को अपन क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, यानी प्राचीन निर्वाह कृषि। इसका अगर पढ़े अपन तो प्रैक्टिस्ड ऑन स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव टूल्स लाइक हो, डाव एंड डिगिंग स्टिक्स एंड फैमिली कम्युनिटी लेबर। यानी कि यहाँ पर जो खेती होती है वह बहुत ही छोटी सी जमीन के स्तर पर होती है, और जिसमें हम प्राचीन काल के जो टूल्स हैं, जो औजार, हमारे पुराने समय के हल वगैरह जो औजार होते हैं, कुल्हाड़ी वगैरह, उनका हम इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ जो काम करने वाले जो लोग होते हैं वे परिवार के ही सदस्य होते हैं, बाहर से कोई लेबर या मजदूरों को नहीं लगाया जाता है। इसमें हमारी एक विशेष प्रकार की
एक एग्रीकल्चर है जिसका नाम है हमारा स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। इससे क्वेश्चन आता है अलग से। इसका एक और नाम है, इसे इंडिया में बोलते हैं हम झूमिंग कृषि, यानी कि झूमिंग एग्रीकल्चर। इसमें क्या होता है, इसमें जो पुरानी जो आदिवासी लोग हैं या फिर पुराने जो रीति रिवाज से जो खेती करने वाले लोग हैं, वे काटो और जलाओ की नीति अपनाते हैं। यानी कि कुछ जंगलों को काट देते हैं, फिर उन्हें जला देते हैं और उस जमीन पर फिर खेती की जाती है। 2-3 साल 4-5 साल वहां खेती करने के बाद तो जमीन जब उपजाऊ नहीं रहती है तो वह एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं और सेम यही इस पैटर्न को दोहराते हैं। और इसी को हम क्या कहते हैं, झूमिंग कृषि या फिर स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर कहते हैं। इसके अलग अलग नाम है, दुनिया भर में इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। भारत में भी इसके कई अलग अलग नाम है। ये नाम आप याद कर सकते हैं, आपको 1 नंबर ओटी में मदद मिलेगी। तीसरा हम इसके बाद चलते हैं कमर्शियल फार्मिंग पर, यानी कि वाणिज्यिक कृषि। जैसा कि आप वर्ड से समझ पा रहे होंगे, कमर्शियल फार्मिंग यानी कमर्शियल यानी वाणिज्यिक, और वाणिज्यिक का मतलब है ऐसी कृषि जिसका पर्पस क्या हो, सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना हो। यानी कि पैसे कमाने के मकसद से जो कृषि की जाती है, ना कि अपना घर पालने के लिए या अनाज अपने घर पर यूज करने के लिए डेली बेसिस पर। उसके अलावा जो फसल की जाती है वो हमारी कृषि फार्मिंग, वाणिज्यिक कृषि में यानी कमर्शियल क्रॉपिंग या फार्मिंग में आती है। यहाँ से देखेंगे हम इसमें क्या क्या होता है। यूज ऑफ हायर डोजेज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स, यानी कि इसमें आधुनिक समय की बहुत ही ज्यादा जो टेक्नोलॉजिकल जो चीजें हैं, जैसे कि आधुनिक जो थ्रेसर होते हैं, जो फसल काटने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ट्रैक्टर वगैरह, ऐसी टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स यानी HYV सीड्स का उपयोग किया जाता है। इन बीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये लैब में अतिरिक्त विशेष तरीके से इनको निर्मित किया जाता है जिससे प्रोडक्शन हाई हो सके। केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स, यानी कुछ रासायनिक जो फर्टिलाइजर होते हैं, कीटनाशकों का, दवाइयों का उपयोग करके इनको कुछ इस तरह से बनाया जाता है जिससे ये फसल ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करे और किसी व्यक्ति को जो ये कर रहा है उसको अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो। प्लांटेशन इज आल्सो ए टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। जो बागान लगाए जाते हैं अलग अलग फसलों के, केलों के बागान होते हैं, वही इसके अंदर कमर्शियल फार्मिंग के अंदर प्लांटेशन एग्रीकल्चर भी गिना जाता है। इसके बाद हम देखेंगे क्रॉपिंग पैटर्न। भारत में कौन कौन से क्रॉपिंग पैटर्न देखे जाते हैं, तो हम सबसे पहले देखेंगे रबी क्रॉप्स, यानी कि रबी की फसलें। एक हमारा पैटर्न आता है खरीफ क्रॉप्स, यानी कि खरीफ की फसलें। और लास्ट हमारा आता है एक जायद क्रॉप्स, यानी कि जायद की फसलें। तीनों फसलों के बारे में हमें अच्छे से जानना है और सबकी टाइमिंग याद रखनी है कि किस फसल को कब बोया जाता है। ये मौसम की तरह काम करते हैं। इसको हम रबी क्रॉप्स के साथ साथ रबी का सीजन भी बोल सकते हैं। इसका मतलब है कि कुछ स्पेसिफिक टाइम है जहां पर ये फसलों को बोया और काटा जाता है। जैसे रबी की फसलें, इनको सर्दियों में सोन इन, यानी इनको बोया जाता है अक्टूबर से दिसंबर के बीच में, और इनको काटा जाता है अप्रैल से जून के बीच में। अगर आप लोग खेतीबाड़ी परिवार से बिलोंग करते हैं, आपके यहाँ कृषि की जाती है, तो आप ऐसा देखेंगे अपने घर परिवार में, जहां पर आपको पता चलेगा कुछ फसलें ऐसी हैं जो इसी सीजन पर बोई जाती हैं। जैसे अक्टूबर और दिसंबर के बीच में इनको बोया जाता है और इनको काटा जाता है अप्रैल से जून के बीच में। थोड़ा 1-2 महीने आगे पीछे हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं इनमें कौन कौन सी फसलें आएंगी। तो आप देखते हो सर्दियों के मौसम में गेहूं आपने देखा होगा, सरसों आपने देखी होगी। अगर आप कहीं जाते हैं आते जाते तो आपको ये फसलें खेतों में खड़ी हुई मिलेंगी। मटर, ग्राम, चना, ये आप फसलें ऐसी देख सकते हैं जो कि सर्दियों के मौसम में, या कह सकते हैं हम इन्हें क्या बोलेंगे, रबी की फसलें या रबी के सीजन में बोई जाने वाली फसलें हैं। इसके बाद हम देखेंगे खरीफ की फसलें। खरीफ की फसलों में क्या होता है, ये बोई आती हैं
मॉनसून के समय, जैसे जैसे मॉनसून का आना चालू होता है वैसे ही इन फसलों को बोना शुरू कर दिया जाता है। इनको काटा कब जाता है? हार्वेस्टेड इन सितंबर टू अक्टूबर, यानी कि इनको जब बोया जाता है यानी मॉनसून की स्टार्टिंग में इन्हें बो दिया जाता है और सितंबर और अक्टूबर के समय इन्हें काट लिया जाता है। ये सारी खरीफ की फसलें होंगी। इनके एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, सबसे मेन एग्जाम्पल है इसका पैडी। पैडी अगर आप नहीं समझते तो मैं बता दूं, धान से कहते हैं। इसके अलावा मेज यानी मक्का, ज्वार अगर सुनी हो आपने ज्वार, और आप इसके अलावा जान सकते हैं ग्राउंडनट, जूट, मूंगफली जिसे कहते हैं ग्राउंडनट। दो एग्जाम्पल आप याद करके चलें तो आपका काम हो जाएगा। इसके अलावा एक, हाँ, आप यहाँ पर एक फसल याद कर सकते हैं, बारले, हिंदी में जिसे जौ बोलेंगे। जौ कम देखी जाती है, हमने क्या गेहूं और सरसों ज्यादा देखा है। लास्ट हमारी बचती है फसल जायद क्रॉप्स, यानी कि जायद की फसलें। जायद की फसलें कब बोई जाती हैं, कब काटी जाती हैं, इनमें कौन कौन से उदाहरण आते हैं, कौन सी फसलें इनमें बोई जाती हैं, ये देखना है हमें। जायद की क्रॉप्स, जायद की क्रॉप्स हमारी सोन, इन्हें बोया जाता है बिटवीन रबी एंड खरीफ सीजन, यानी कि जो समय इनके बीच में बच जाता है हम उस समय में इन फसलों को बोते हैं। जैसे हम देखेंगे अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक ये फसल जब बोई जाती है और उसके बाद ये फसल बीच में चलेगी और अप्रैल से जून के बीच में से काट लिया जाता है। जून के बाद हम देखेंगे जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 महीने का हमें गैप मिल रहा है। उसी गैप में जायद की फसलों को बो दिया जाता है। इन फसलों में कौन कौन से उदाहरण आएंगे? ये फसलें ज्यादा समय नहीं लगाते उगने में, इन्हें बहुत ही कम समय चाहिए रहता है जिसमें ये फुल ग्रोथ इनकी हो जाती है। इनके एग्जाम्पल हम देखेंगे कि इनमें कौन कौन से उदाहरण आते हैं। तो इनमें ज्यादातर सब्जियां और फल देखे जाते हैं। जैसे कि इसका प्रमुख एक एग्जाम्पल हम देखेंगे वाटरमेलन, सबने खाया होगा। साथ ही साथ इसी सीजन में हम देखते हैं मस्क मेलन, लोकल भाषा में हमारे यहाँ से बटी बोलते हैं, आप लोगों ने इसे खरबूजे के नाम से सुना होगा। दूसरा हमारा वाटरमेलन है जिसे आपने तरबूज के नाम से सुना होगा। ये जो फसलें हैं ये बोई जाती हैं जायद क्रॉप्स, यानी कि जायद के समय में इन्हें जायद की फसलें अब बोला जाता है। इसी के साथ हमारे जो 3 सीजन थे या हम बोले 3 तरह की जो अलग अलग समय पर बोई जाने वाली फसलें हैं वो होती हैं समाप्त। हम इसके साथ देखते हैं आगे हमारे में क्या क्या टॉपिक है। क्रॉपिंग पैटर्न हमने देख लिया, टाइप्स ऑफ फार्मिंग हमने देख ली। इसके बाद हम देखेंगे कि टोटल इंडिया में कौन कौन सी फसलें हैं और भारत सरकार ने जो फसलों में दिक्कत आ रही है या फिर कहीं से जमीन का विवाद है, किसी प्रकार का किसानों पर जमीन नहीं है, जो कलेक्टिवाइजेशन हो जाता है या एक ही जगह पर कंसोलिडेशन हो जाता है जमीन का, जमींदारी सिस्टम जो पुराने समय से भारत में चल रहा था, उसके चलते भारत सरकार ने क्या प्रयास किए हैं लोगों को इस तरह की समस्याओं से बचाने के लिए। और फिर हम उसके बाद देखेंगे भारत की कुछ मेजर क्रॉप्स, यानी कि भारत की कुछ ऐसी मुख्य फसलें जो कि भारत में बड़े पैमाने पर उगाई जाती हैं, उनका क्या मौसम है, यानी उन्हें कब बोया जाता है, हम देखेंगे उन्हें कब काटा जाता है, उनके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, किस मौसम में उन्हें बोया जाता है, क्या उन्हें कितना पानी चाहिए, हम ये सारी फसलों के बारे में जानकारी पढ़ेंगे। उससे पहले हम देखते हैं टॉपिक टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, यानी कि क्या तकनीकी सुधार यहाँ पर लाए गए हैं फसलों की पैदावार को बढ़ाने के लिए और क्या क्या इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स भारत में किए गए हैं। तो हम देखेंगे कलेक्टिवाइजेशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स, कॉपरेशन एंड अबॉलिशन ऑफ जमींदारी एटसेट्रा। आपने देखा होगा पुराने समय में जब भारत आजाद नहीं हुआ था उस समय में भारत में जमींदारी सिस्टम बहुत ज्यादा ही चलता था। इसमें क्या होता था,
जो बड़े जमींदार लोग होते थे या साहूकार लोग होते थे, उन पर बहुत बड़ा जमीन का हिस्सा हुआ करता था, और इसमें छोटे मोटे किसानों को वो लोग लेबर की तरह काम कराकर उनसे यहाँ पर फसलों का प्रोडक्शन करवाया करते थे। लेकिन आज़ादी के बाद क्या हुआ है, भारत सरकार ने इन सभी जमींदारों से ये सिस्टम खत्म करवाकर जमीन में उनसे लेकर लगभग बराबर किसानों में बांट दी थी, जिससे जमींदारी सिस्टम को समाप्त कर दिया गया था। यानी कि अब किसी एक व्यक्ति पर ही बहुत सारी जमीन नहीं है। पहले ऐसा होता था, किसी एक ही व्यक्ति पर जमीन का बहुत बड़ा हिस्सा है और किसानों पर, बाकी गांव के जो अदर किसान वगैरह हैं, जो फार्मर्स वगैरह हैं, उन पर जमीन का ज्यादा हिस्सा नहीं बचता था। यानी एवोल्यूशन ऑफ क्या हुआ, जमींदारी सिस्टम का क्या हुआ, जमींदारी प्रथा का अंत हो गया आजादी के बाद। और साथ ही साथ इंश्योरेंस पॉलिसीज लाई गई। आपने देखा होगा, किसान किसी भी तरह की अगर फसल अपने खेतों में लगा रहा है, तो किसी प्रकार से मान लो जैसे बरसात के कारण, बाढ़ के कारण, या बरसात नहीं हुई, इसके कारण उसकी फसल बर्बाद होती है, तो आपने देखा होगा किसान लोग आत्महत्या तक की भी उनकी सिचुएशन यानी कि कंडीशन बन जाती है। ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए सरकार ने क्या करा है, किसानों को लो इंटरेस्ट रेट पर इंश्योरेंस पॉलिसी देना चालू करवाया है। इनको बैंकों से लोन दिलवाया है, यानी कि सस्ती दरों पर बैंकों से क्या हुआ, इन्हें किसानों को लोन दिया जाएगा। इंश्योरेंस पॉलिसीज दी गई। इंश्योरेंस आप समझते हो, जैसे फसल बर्बाद होती है तो कुछ लिमिटेड अमाउंट किसान को दे दिया जाएगा। इसके अलावा सिचुएशन कौन सी हो सकती है जब इंश्योरेंस पॉलिसी मिलेगा, ड्राउट हो सकता है आपका, यानी जिसे बोलते हैं हम सूखा। सूखा होता है ना, जब जैसे कभी किसी साल पानी नहीं बरसा तो सूखा कहेंगे हम उसे। किसी साल बहुत ज्यादा पानी बरस गया तो हम बोलेंगे फ्लड, यानी बाढ़ जैसी हालत बन गया। साइक्लोन हो सकते हैं, चक्रवात से फसल बर्बाद हो गई, हम तटीय क्षेत्रों में देखेंगे चक्रवात से फसलें बर्बाद हो गई। तो इन सब के जरिए क्या होगा, जो पॉलिसी, इंश्योरेंस पॉलिसी जो किसानों को दी गई है, वे अपनी फसल को क्लेम कर सकते हैं, या फिर उसके बदले रिफंड उन्हें मिल सकता है, पैसे उन्हें बदले में दिए जा सकते हैं। कुछ बीमारियां भी लग सकती हैं फसलों को, तो हम ये सारे फायर, डिसीजेस, इन सारे कारणों को ध्यान में रख के चलेंगे। सरकार ने इसके अलावा और क्या किया है, बैंकों से लोन देने के लिए हर क्षेत्र में ग्रामीण बैंकों की स्थापना की है। शहरों में जाने के लिए जैसे किसान को अगर कोई दिक्कत है तो गांवों में ही ग्रामीण बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटीज की स्थापना की है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज यानी कि सहकारी समितियां, इनके जरिए किसानों को इंश्योरेंस पॉलिसीज और लो इंटरेस्ट रेट पर लोन वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके साथ ही हम देखेंगे अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा मेजर क्रॉप्स। इंडिया में जो बड़ी बड़ी फसलें हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम जानते चलेंगे, एक एक करके हम सारी जो फसलें हैं उनके बारे में जानते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं गेहूं ले लें, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे गेहूं के बारे में। व्हीट, गेहूं के बारे में जानेंगे थोड़ा सा। सबसे पहले तो ये हमारी कौन सी फसलों के उदाहरण में से है, एक है रवि की फसलों में से एक है। रवि की फसल, इसको क्या चाहिए, इसकी रिक्वायरमेंट है कि इसको सीजन के समय, अपने उगने के समय पर सर्दियों वाले मौसम में ये अच्छे से उगती है, यानी कि इसको कूल टेम्परेचर और सीजन की आवश्यकता है। इसके साथ साथ ही इसको कुछ समय तक ब्राइट सनशाइन यानी कि धूप भी अच्छी खासी से चाहिए रहती है। मैं यहाँ लिखता चलता हूँ सारे पॉइंट आपको। ब्राइट सनशाइन यानी कि धूप चाहिए, कोल्ड सीजन यानी कि सर्दियां भी होनी चाहिए, सर्दियों में इसको ठंडा मौसम भी चाहिए और थोड़ी सी धूप भी इसे चाहिए। बरसात 50 से 75 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए, यानी बरसात इसे कितनी चाहिए, 50 से 75 सेंटीमीटर। साथ ही साथ हम जानेंगे कि
भारत में कौन कौन सी ऐसी जगह है जहां पर गेहूं की फसल सबसे ज्यादा देखी जाती है। तो हम 2-3 राज्य याद करके चलेंगे, जैसे पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी। ये 3 ऐसी जगह हैं जहां पर जो गेहूं की फसल है वो बड़ी मात्रा में देखी जाती है, यहाँ इसका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है। अच्छा, किसी को कारण पता हो कि इसी क्षेत्र पर गेहूं का प्रोडक्शन इतना ज्यादा क्यों है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि इसी क्षेत्र पर यानी पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी वाले बेल्ट में ही गेहूं का इतना ज्यादा प्रोडक्शन क्यों देखने मिलता है। साथ ही साथ इसके बाद हम अगली फसल देखेंगे, जूट। जूट के बारे में आपको कुछ चीजें बता दूं, ये कुछ वेल ड्रेन्ड यानी कि जहां पर पानी की कोई कमी ना हो और साथ ही साथ हाईली फर्टाइल सॉइल होनी चाहिए, यानी कि मिट्टी जो है आपकी बहुत ही ज्यादा कैसी होनी चाहिए, उपजाऊ होनी चाहिए। ऐसे प्लेन्स में देखने को मिलती है। कुछ जगह मैं आपको बता दूं तो ये आपका वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड ऐसे राज्यों में आपको देखने मिलती है। अब 2-3 एग्जाम्पल याद कर सकते हैं कि कौन से राज्य में कौन सी फसल का प्रोडक्शन ज्यादा होता है। इसके साथ ही हम अगली फसल देखेंगे, धान, यानी कि पैडी या राइस कह सकते हैं। धान, चावल। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इन्हें भी जो ह्यूमिड जो टेम्परेचर है, हम कह लें कि इनकी रिक्वायरमेंट होती है सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे कि ये एग्जाम्पल इसका है, यह एक खरीफ क्रॉप का उदाहरण है, यानी किस सीजन में बोई जाती है, खरीफ के समय में। उसके बाद हम देखेंगे इन्हें टेम्परेचर कितना चाहिए, अबव 25 डिग्री, यानी कि इसके उगने के लिए 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का तापमान उपयुक्त रहता है। बरसात इन्हें चाहिए एनुअल रेनफॉल 200 नहीं 100 सेंटीमीटर से ज्यादा, यानी कि अबव 100 सेंटीमीटर, यानी 100 सेंटीमीटर से यहाँ पर बरसात ज्यादा होनी चाहिए। और हम अगर जाने की कहाँ पर इसकी ज्यादातर फसल देखी जाती है, तो हम बोलेंगे जो इंडिया हमारा जो सब कॉन्टिनेंट है उसके मेजरली इस कोस्टल रीजन में इसकी पैदावार अच्छी खासी मात्रा में देखी जाती है। ग्रोन इन द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, कोस्टल एरियाज एंड द डेल्टाइक रीजन। इन्हीं क्षेत्रों को हम डेल्टाई रीजन से नाम से भी जानते हैं। क्या बोलेंगे हम, डेल्टाइक रीजन, यानी जो डेल्टाई क्षेत्र है, यहाँ पर नदियों के डेल्टा बनते हैं। और बिहार वाले क्षेत्र में, पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में, इन क्षेत्रों में हम देखेंगे धान की खेती, चावल की खेती बड़ी मात्रा में देखी जाती है। इसके बाद हम चलते हैं अगली फसल हमारी, मेज यानी मक्का। मक्का देखा होगा आपने, कॉर्न के नाम से भी जानते हैं जिसे। हम देखेंगे, अच्छा सबसे पहले इसे हम एक कैटेगरी में रखते हैं, जिसे बोलेंगे हम क्या, मिलेट्स। मिलेट्स यानी मोटे अनाज। मोटे अनाज से यहाँ तात्पर्य है ऐसे फूड ग्रेन्स जिनमें न्यूट्रिशन भरपूर मात्रा में होता है। मोटे अनाज का मतलब ये नहीं इनका दाना मोटा हो, दाना मोटा हो सकता है, बारीक भी हो सकता है, बाजरा का दाना बारीक होता है, लेकिन वो भी क्या है, मोटे अनाज की कैटेगरी में आता है। क्यों आता है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशन युक्त होते हैं, यानी कि इनमें न्यूट्रिशन भरपूर मात्रा में होता है। मिलेट्स क्या होते हैं, न्यूट्रिशन की जो वैल्यू होती है वो हायर होती है कंपैरेटिवली अदर जो फूड ग्रेन्स है हमारे उनकी तुलना में। इसका हम अगर देखें दूसरी चीज हमारी, ये भी हमारा एक क्या है, खरीफ क्रॉप का एग्जाम्पल है। इसके अलावा टेम्परेचर हमारा इसे चाहिए 21 डिग्री से 27 डिग्री के बीच में, 21 डिग्री से 27 डिग्री के बीच में।
और मिट्टी से चाहिए ओल्ड एलुवियल यानी पुरानी जलोढ़ मृदा। अगर आपने पढ़ा हो, जलोढ़ मृदा दो तरह की होती है, ओल्ड एलुवियल और न्यू एलुवियल, जिसे हम बांगर और खादर के नाम से भी जानते हैं। तो इस फसल की जो हम देखेंगे ग्रोथ जो होती है वो ओल्ड एलुवियल में ज्यादा अच्छी मानी जाती है, यानी पुरानी जलोढ़ मृदा में अच्छे से इसका प्रोडक्शन हो जाता है। दूसरा हम जानेंगे मॉडर्न तरीकों में HYV सीड्स का यूज करा जा रहा है। यानी हाई यील्डिंग वेराइटीज वाले बीजों का उपयोग किया जा रहा है इस मेज को यानी मक्का को प्रोडक्शन करने में। साथ ही साथ कुछ ऐसी जगह जहां पर पानी नहीं है वहां हम इरिगेशन के द्वारा इस फसल का क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। फर्टिलाइजर्स का भी उपयोग करते हैं, कीटनाशक और खाद वगैरह का, जो कि यूरिया युक्त जो खाद होती है हमने देखा होगा, ऐसी खादों का भी उपयोग इसके लिए प्रोडक्शन के लिए किया जाता है। मक्का में हम इतना ही जानेंगे। इसके बाद हम चलते हैं कॉटन यानी कि कपास। कॉटन आप सभी ने देखा होगा। कॉटन ग्रोज वेल इन ड्रायर पार्ट्स ऑफ द ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। तो फिर से मैं ये इंडिया बनाना चाहूंगा, जो हमारा सब कॉन्टिनेंट इंडिया है, इसके हमारे मेजरली यहां से लेकर इस पार्ट में जो सॉइल हमारी पाई जाती है वो पाई जाती है ब्लैक सॉइल, काली मृदा। और आपको मैं एक चीज बता दूं, इस ब्लैक सॉइल में कॉटन की खेती यानी कॉटन का प्रोडक्शन काफी अच्छा माना जाता है। इस ब्लैक सॉइल को आप याद रख सकते हो कि यहाँ पर काली मिट्टी में जो अपना कपास है उसकी खेती बड़ी अच्छी मात्रा में की जाती है। तो हम देखेंगे कि जो राज्य यहाँ पड़ते हैं वो हमारे कौन कौन से हैं, महाराष्ट्र और गुजरात, थोड़ा सा यहाँ पर हमारा MP, हमारा मध्य प्रदेश, जिसका मालवा वाला क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। तो हम जानेंगे कि जो कॉटन जो है वो इस क्षेत्र में अच्छी मात्रा में उगाया जाता है। इसको रिक्वायरमेंट क्या क्या है इसकी, तो इसको चाहिए हाई टेम्परेचर, यानी कि जो तापमान है वो ज्यादा होना चाहिए, लाइट रेनफॉल और इरिगेशन, पानी को कोई ज्यादा इसको पानी की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए तो काली मिट्टी में हो रहा है। काली मिट्टी क्या करती है, पानी को सोख लेती है। साथ ही साथ इसको हम एक फैक्ट याद रखेंगे, 210 यानी 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज इसको चाहिए ही चाहिए, वरना यह फसल बर्बाद हो जाएगी। और ब्राइट सनशाइन उसके बाद हमें चाहिए, यानी कि इस पे सूर्य का प्रकाश यानी सनलाइट भी इसको इसके बाद चाहिए। यह हमारी हो जाएगी कॉटन यानी कि कपास की फसल। उसके बाद हम देखेंगे अगली हमारी पल्स यानी कि दालें। दालें आप सभी जानते होंगे, किसी को पसंद है किसी को नहीं है। प्रोटीन का हाई सोर्स होती है। कोई व्यक्ति जैसे नॉनवेज नहीं खाता है तो वेजिटेरियन में दाल उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो प्रोटीन के लिए, अपने प्रोटीन के सोर्स को पूरा करने के लिए दालों का उपयोग या दालों का सेवन कर सकते हैं। दालों में हम कुछ एग्जाम्पल में बताऊं जो भारत में है, सब लोग जानते होंगे। सबसे फेमस उड़द, और इसके अलावा मूंग खाई होगी आप सभी, मूंग, अरहर, चना की दाल, ये सारी कुछ दालें हैं। मटर और चना की दाल भी होती हैं, अब आप मटर की दाल भी यूज कर सकते हैं। ये कुछ ऐसी दालें हैं जो कि भारत में बड़े पैमाने पे देखी जाती हैं। और एक फैक्ट अगर मैं बता दूं तो इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड, यानी पूरी दुनिया भर में दालों का सबसे बड़ा उपभोक्ता और सबसे बड़ा प्रोडक्शन करने वाला, यानी कि सबसे ज्यादा इसकी पैदावार करने वाला देश कौन है, भारत ही है। पल्सेस के लिए हम इतना ही जानेंगे, इससे ज्यादा जैसे आपको अगर जानना है तो दालों के बारे में आपको बताऊं। दाल का जो पौधा होता है वह बहुत ही ज्यादा नाइट्रोजन का उपयोग करता है। अपनी जो दाल का जो पौधा होता है वह वातावरण में से नाइट्रोजन को सोख लेता है और अपने जरिए, जड़ों के जरिए जमीन में नाइट्रोजन का प्रवाह
डाल दिया जाता है, यानी कि वहां पर जो जमीन है उसमें नाइट्रोजन को वो अतिरिक्त तौर पे फिट कर देता है। जैसे अच्छा आपको थोड़ा एक मैं बताऊं, जो हमारी मिट्टी होती है, सॉइल जो होती है, मृदा, अगर उसको उपजाऊ होना है यानी कि किसी फसल की ग्रोथ अच्छे से करनी है तो उसके लिए तीन आपने सुने होंगे बेस्ट तत्व होते हैं, यानी तीन एलिमेंट होते हैं जिन्हें हम जानते हैं एन, पी और के। एन से हमारा नाइट्रोजन, पी से हमारा फास्फोरस और के से हमारा पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम होता है ना कि पोटेशियम, तो के से आप कर दो पोटेशियम, पोटेशियम होता है। अच्छा, पोटेशियम की स्पेलिंग डबल डी नहीं आता है, पोटेशियम। ये तीन ऐसे एलिमेंट है जो किसी मिट्टी में अगर पाए जा रहे हैं तो वो उस मिट्टी की जो उपजाऊ जो है वो मिट्टी बहुत ही ज्यादा मात्रा में होगी। लेकिन ऐसा हम देखते हैं कि भारत में या कहीं भी किसी दुनिया पूरी में मिट्टी में ये तीनों तत्व एक साथ नहीं पाए जाते हैं। बहुत ही कम ऐसा कोई पार्ट होगा जहां पर ये तीनों तत्व एक साथ मिट्टी में पाए जाए। कहीं पर ये दोनों होंगे तो ये मिसिंग होगा, कहीं पर ये दोनों होंगे तो ये मिसिंग होगा, कहीं पर ये दोनों होंगे तो ये मिसिंग होगा। तो इन्हीं की जल्दी क्या करते हैं किसान लोग, फर्टिलाइजर्स का, केमिकल्स का, इन तत्वों का यूज करते हैं, ऊपर से अलग से मिट्टी में डाला जाता है जिससे कि प्रोडक्शन अच्छा हो। फिर अच्छा आप बोलोगे भैया ये कहाँ गए, हम क्या पढ़ रहे थे, दाल पढ़ रहे थे, नाइट्रोजन वगैरह ये कहाँ से कहाँ गए। तो मैं आ रहा हूँ, सारी बात आपको लेकर वहीं पर आ रहा हूँ। मैंने क्या बताया आपको, जो दाल का जो पौधा होता है वह एटमॉस्फेयर में से, मैं ये सारा निकाल देता हूँ। ये बनाते हैं अपन मिट्टी, एक हम पेड़ लगाते हैं, पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ है, पौधा है, किसका पौधा है ये, कौन सी दाल खाओगे, अरहर की दाल। ठीक है, आज मैं अरहर की दाल ही खा के आया हूँ, तो आप भी खाओगे। अरहर की दाल, काफी प्रोटीन होता है इसमें। इस अरहर की दाल का जो पौधा है वह क्या करेगा, आपको पता होगा, ये हमारा एनवायरमेंट जो है इसमें नाइट्रोजन जो गैस है भरपूर मात्रा में है। तो मालूम होगा, साइंस अगर आप पढ़ते हो, यशराज सर से आप साइंस पढ़ते हो, उन्होंने आपको बताया होगा शायद, जो कुछ लगभग 70 से 80 के बीच में कुछ परसेंटेज है जो एटमॉस्फेयर में रहता है। ठीक है, नाइट्रोजन गैस का। अब क्या है कि अगर इस मिट्टी में जो मैंने तीन तत्व आपको बताए थे, एन, पी और के, एन, पी और के, तो नाइट्रोजन हमारा यहाँ उपलब्ध नहीं है और फास्फोरस है और पोटेशियम है। तो इस नाइट्रोजन की जो अवेलेबिलिटी है इस मिट्टी में करने के लिए व्यक्ति क्या करेगा, जो गैप टाइम बचता है, यानी कि जो खरीफ और रबी के समय की जो फसल बोई जा रही है उनके बीच में जो समय बच रहा है, उस समय व्यक्ति क्या करेगा, यहाँ पर दाल के इस पौधे को लगा दे, यानी दाल की फसल लगाएगा, एक पौधा नहीं लगाएगा, पूरी फसल लगाएगा। ठीक है, ये हम पूरी फसल लगा देते हैं। अब ये पौधा क्या करेगा, इस नाइट्रोजन को, जैसे आपने सुना फोटोसिंथेसिस की पूरी प्रोसेस होती है, ये सारी प्रोसेस होगी, वो मैं नहीं बता रहा, उस प्रोसेस के जरिए ये एब्जॉर्ब करेगा इस नाइट्रोजन को जो कि एटमॉस्फेयर में है, एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन है उसको एब्जॉर्ब करके इस पूरी सॉइल में नाइट्रोजन को बढ़ा देगा। यानी कि कुल मिला के अपनी बात क्या निकल के आई कि जो नाइट्रोजन जो वातावरण में थी उसको नेचुरल तरीके से इन्होंने कहाँ भर दिया, मिट्टी के अंदर, यानी कि सॉइल के अंदर भर दिया, जिससे कि मिट्टी का जो उपजाऊपन है वो बढ़ जाएगा। अब अपन को अलग से इसको डालने की जरूरत नहीं है, फास्फोरस और पोटेशियम इस मिट्टी में था पहले से ही। तो ये जो दाल के पौधे हैं ये नेचुरल तरीके से नाइट्रोजन को जमीन में डालने का काम करते हैं, जिसे हम नॉर्मल बोल सकते हैं कि ये उपजाऊपन जो है जमीन का वो बढ़ाते हैं। आपने इस तरीके को समझ लिया, याद रख सकते हैं आप इसे। दाल के पौधे की ये काफी बहुत बड़ा ये महत्व है। इसके साथ ही हम चलते हैं हमारी अगली फसल, थोड़ा सा हम जानते हैं हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के बारे में। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, इन्हें हम बोलेंगे बागानी फसलें, बागानी फसलें बोल सकते हैं, या फिर मैं आपको एक बताऊं, इन सभी में फल, सब्जियां,
फल सब्जियां आदि, जैसे अपने ड्राई फ्रूट हो गए, इन सभी का प्रोडक्शन हमारा जिसमें भी किया जाता है उसको हम बोलते हैं क्या, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। कुछ मैं आपको नाम कह के बता दूं कि कहाँ कहाँ की कौन कौन सी फसलें इसमें गिनी जाती हैं। तो जैसे मैंगोज ऑफ महाराष्ट्र, यानी कि कहाँ के आम, आपने सुना होगा महाराष्ट्र का आम, तो मैंगोज ऑफ महाराष्ट्र। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, ये एपी आंध्र प्रदेश है, ना कि अरुणाचल प्रदेश। इसके अलावा हमारा तेलंगाना के आम, यूपी के आम और पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल के आम, ये हमारे हो गए आम। दूसरा हम जानेंगे ऑरेंजेस। ऑरेंजेस हमारे नागपुर और चेरापूंजी, मेघालय में एक जगह है, आपने सुना होगा, बरसात बहुत होती है यहाँ, चेरापूंजी। इसके बाद हम देखेंगे बनानास, यानी कि केला। केला कहाँ के, बनारस के, बनारस के नहीं केले हमारे हैं केरल के, मिजोरम के, महाराष्ट्र के और तमिलनाडु। इसके बाद हम देखते हैं, ये सारे फल हैं, ठीक है। लीची, लीची और गुआवा, फलों के नाम पे आ गए हम। लीची एंड गुआवा, ये कहाँ कहाँ के हैं, यूपी में होते हैं, बिहार में होते हैं। इसके बाद हम जाने पाइनएप्पल। पाइनएप्पल हमारे मेघालय, बहुत अच्छी जगह है मेघालय, ऐसे आप घूमने जाना चाहो तो जा सकते हो। और मैं बता दूं आपको, अंगूर, खट्टे वाले अंगूर, आंध्र प्रदेश, फिर से अपना एपी यानी आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना और महाराष्ट्र, यहाँ के हमारे क्या अंगूर फेमस है। इसके अलावा हम एप्पल, APPLE, पियर्स, नाशपाती वगैरह आपने खाए होंगे, सेब, सेब खाना जरूरी है, सेब से बीमारियों से बच के रहते हैं हम। एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे, यानी कि हम एक दिन अगर एक एप्पल खा रहे हैं रोज का, तो हमें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। एप्रिकॉट्स, वॉलनट्स, ये सारे हमारे ड्राई फ्रूट वगैरह हैं, एप्रिकॉट्स एंड वॉलनट्स। अखरोट होता है ना, अखरोट जम्मू कश्मीर जाते हैं वैष्णो देवी, वहां पे प्रसाद में मिलता है, तो ये कहाँ के हैं सारे, जम्मू एंड कश्मीर के हैं। एप्पल, पियर्स, एप्रिकॉट्स, वॉलनट्स, ये सारे ड्राई फ्रूट कहाँ के, जम्मू कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में भी इनकी पैदावार अच्छी मात्रा में देखी जाती है। और मैं बता दूं, ये सारे जो फल वगैरह के मैंने नाम आपको बताए, ये भारत ही नहीं पूरी दुनिया भर में इनकी डिमांड है। ये सारे फल इन्हीं नामों से, जैसे महाराष्ट्र का आम हो गया, कर्नाटक केरल वगैरह के केले और अंगूर हो गए, ये सारे दुनिया भर में फेमस है अपने इस प्रोडक्शन के लिए, इस जगह के लिए, इस जगह के नाम से। तो भारत के जो सेब है हिमाचल प्रदेश के, जम्मू कश्मीर के, दुनिया भर में बेचे जाते हैं, इनका बहुत ज्यादा डिमांड है पूरी दुनिया में। फलों से हम चलते हैं, कुछ फसलें हमारी रह गई हैं, जैसे कि 4-5 फसलें हमारी और रह गई हैं, उन्हें भी हम देखते हैं, फिर लेक्चर हमारा खत्म करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं एक फसल जिसका नाम है रबर। रबर हमारी एक फसल है जिसमें हम क्या बोलेंगे इसको, सबसे पहले तो हम कैटेगरी में डालेंगे, ये एक इक्वेटोरियल क्रॉप है। क्या होता है इसका मतलब समझिए, जो हमारी अर्थ है उस अर्थ पे 0 डिग्री एक लाइन होती है, इमेजिनरी लाइन होती है, आपने पढ़ा होगा, जिसे हम बोलते हैं इक्वेटर। हिंदी में बता दूं आपको, इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। इसका मतलब क्या है, इस भूमध्य रेखा पर जो भी क्षेत्र पड़ते हैं, उन क्षेत्रों में रबर की फसल का प्रोडक्शन अच्छे से हो जाता है। अच्छा, उसका कारण मैं बता दूं आपको, रबर की फसल को रेनफॉल अच्छा चाहिए रहता है, यानी कि इसको बरसात जो है अच्छी चाहिए। वहां लिखा होगा
रिक्वायर्स रेनफॉल मोर देन 200 सेंटीमीटर। ये अच्छी खासी किसी फसल को भी नहीं चाहिए था। जैसे हम चावल को भी देख रहे हैं तो वहां 100 सेंटीमीटर ही चाहिए था, इसको चाहिए मोर देन 200 सेंटीमीटर रेनफॉल, यानी कि कम से कम 200 सेंटीमीटर से बरसात अधिक होनी ही चाहिए, तभी वहां पर क्या होगा, रबड़ का प्रोडक्शन हम कर सकते हैं। और हम एक ज्योग्राफी से हम ये बात भी जान सकते हैं कि जो इक्वेटर हमारा जो है, इस क्षेत्र पर 200 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक बरसात पूरी दुनिया भर में जो जो जगह पड़ती है वहां पर देखी जाती है। एक फैक्ट और बता दूं, इक्वेटर पे बरसात का कोई सीजन नहीं होता, यहाँ पर साल के 12 महीने बरसात देखी जाती है। रबर के बारे में आपको बता दूं, इसको मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, यानी कि नमी युक्त क्लाइमेट चाहिए, आर्द्रता बोले या नमी बोले, ऐसा इसे क्या चाहिए, क्लाइमेट चाहिए, यानी वातावरण कैसा होना चाहिए जहां पर ह्यूमिडिटी ज्यादा हो। इसके अलावा आप रबर के बारे में इतना ही याद रख सकते हैं, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना। इसके बाद हम दूसरी फसल पे चलते हैं, कॉफी। कॉफी किस किस को पसंद है? कॉफी, कॉफी को आप रेगुलर ना पी के दवाई के तौर पे पी सकते हैं, जब आपको जैसे जरूरत हो। बीपी वाली समस्या लोग जिन्हें रहती है वो यूज करें, रेगुलर आप यूज करने से बचें। कॉफी की एक वैरायटी होती है जिसे बोलते हैं हम अरेबिका। इस वैरायटी की जो कॉफी, अरेबिका नाम की जो कॉफी है, वो इंडिया में उसका बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है और दुनिया भर में इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। और ये कहाँ कहाँ पे होती है इंडिया में प्रोडक्शन इसका, कहाँ होता है? नीलगिरी माउंटेन सुना होगा आपने, घूमने चलेंगे अपन सभी, कभी प्लान बनाते हैं। नीलगिरी माउंटेन सुने होंगे, जो कि 3 राज्यों के एक सेंटर पे बने हुए हैं, जिसका तीनों राज्य हमारे साउथ वाले कौन कौन से हैं? कर्नाटक हो गया हमारा, तमिलनाडु हो गया और केरल हो गया। मैप में जैसे मैं बताना चाहूँ तो यहाँ पर हम जानते हैं ये हमारा केरल है, यहाँ से ये हमारा तमिलनाडु और ये हमारा कर्नाटक। तो ये जो एरिया है हमारा, नीलगिरी माउंटेन की रेंजेस कवर करती हैं। और इन्हीं नीलगिरी की पहाड़ियों पर हम देखते हैं क्या, कॉफी का प्रोडक्शन अच्छी मात्रा में होता है। और अरेबिका जो कॉफी है वो दुनिया भर में इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है, जो कि इंडिया में इसका प्रोडक्शन होता है। इसके बाद हम चलते हैं अगली फसल हमारी, शुगर केन, गन्ना, गन्ने का जूस, शुगर केन। क्या करते हैं शुगर केन से? चीनी बनाते हैं, शुगर, शक्कर, हमारे ऐसे शक्कर भी बोलते हैं। ग्रोज वेल इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, यानी कि इसे कैसा टेम्परेचर चाहिए? हॉट, गर्मी चाहिए, ह्यूमिड, नमी भी चाहिए। अच्छा एक चीज बता दूं, गन्ने को पूरा 1 साल लगता है उगने के लिए, यानी पूरे 12 के 12 महीने ये फसल एक खेत में लगी रहती है। टेम्परेचर 21 डिग्री से 27 डिग्री, साथ ही साथ रेनफॉल चाहिए 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच में। इसके अलावा ठीक है, इसको मैनुअल लेबर लगती है, यानी कि अलग से लेबर को लगाना पड़ता है इसकी कटाई के लिए या बुआई के लिए, क्योंकि फसल ऐसी डिमांड है इसकी कि फसल में क्या चाहिए, लेबर की रिक्वायरमेंट रहती है। गन्ना हमारा हो गया। गन्ने के बाद हम चलते हैं तिलहन फसलों पर, यानी कि ऑयल सीड्स। कुछ ऐसी फसलें हैं जिनसे तेल प्राप्त किया जाता है। तेल कैसे भूल गए? तिलहन, तिलहन फसलें। सबसे पहला नाम क्या आ रहा है? मस्टर्ड, सरसों का तेल, कोकोनट, नारियल का तेल, बहुत ही ज्यादा एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज वाला होता है नारियल का तेल। इसके अलावा ग्राउंडनट, मूंगफली का तेल और सोयाबीन। कुछ कुछ एग्जांपल आप याद कर सकते हो। इसके अलावा तेल और काय का हो सकता है हमारा? सनफ्लावर का होता है, तिली का तेल होता है, कैस्टर ऑयल होता है, ऑलिव ऑयल होता है, महंगा है थोड़ा।
ये सारे ही तेल हमारे कैसे हैं, जो तिलहन फसलों में आते हैं, यानी कि ये कैसी फसलों में आते हैं जिनसे तेल प्राप्त किया जाता है। यही सारे अपने एग्जाम्पल हैं। अच्छा, आप इसमें से जो ऑलिव ऑयल है उसको थोड़ा सा इंडिया के पर्पज से मत याद करना, ऑलिव ऑयल इंडिया में इतना नहीं देखने मिलता। बाकी हम सारे सोयाबीन, सीसम यानी कि तिली, कोकोनट, मस्टर्ड, ये सारे हम इसमें गिन सकते हैं। एक कॉटन सीड भी होता है। आप जैसे आपको याद रखने हैं तो आप जैसे यहाँ से एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इन फसलों का, जो आपकी तिलहन फसलें हैं। इसके अलावा अब इसमें हम ज्यादा नहीं देखेंगे। इसके अलावा लास्ट वाली हम फसल पे चलते हैं, जो कि है भारत का सबसे ज्यादा पिए जाने वाला पदार्थ, बेवरेज, नेशनल बेवरेज कह सकते हैं हम इसे इंडिया का। जो कॉफी था उससे भी ऊपर है ये, चाय, टी। कितने लोग चाय पीते हैं, जरा बताना जरा कमेंट में कि भैया हम चाय पीते हैं, रोज सुबह होते ही हमें चाय तो एक चाहिए ही चाहिए। नहीं पीनी चाहिए चाय, रेगुलर तो नहीं पीनी चाहिए। टी, टी के लिए हम देखेंगे कौन कौन सा वातावरण या किस तरह की जलवायु चाहिए। तो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल वगैरह के बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा आपको। फिर से वही हमारी 0 डिग्री लाइन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इस रीजन के बीच में जो जो एरिया आता है मुझे क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं। मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा, आप बस इतना ही ध्यान रखिए। तो इसको कैसा क्लाइमेट चाहिए, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल। अच्छा, इसको हिंदी में बोलते हैं उष्ण कटिबंध। साथ ही साथ सम उष्ण। ये कटिबंध यानी कटिबंध क्षेत्र को बोलते हैं। क्षेत्र में आपकी ये फसल देखने को मिलती है। इसके अलावा इसे क्या चाहिए, डीप एंड फर्टाइल सॉइल चाहिए, यानी कि बहुत ही ज्यादा उपजाऊ मिट्टी होनी चाहिए, तब हमारी चाय की फसल हो पाएगी। रिच होनी चाहिए क्या में, ह्यूमस में, यानी कि यहाँ पर ह्यूमस की मात्रा होनी चाहिए ज्यादा। ह्यूमस आपको पता होना चाहिए, जो सॉइल के ऊपर जो टॉप लेयर होती है, जिसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जैसे कि कुछ बायोडिग्रेडेबल कंपाउंड हो सकते हैं, ऑर्गेनिक मैटर हो सकता है, वही हमारा क्या ह्यूमस होता है। ठीक है। इसके अलावा उसको क्या चाहिए, मॉइस्ट एंड फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट चाहिए पूरी साल, थ्रू आउट द ईयर, यानी कि पूरी साल इसे कैसा मौसम चाहिए, फ्रॉस्ट एंड मॉइस्ट फ्री क्लाइमेट इसे चाहिए। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। हमने इसके सभी मेजर टॉपिक कवर कर लिए हैं। चाय, गन्ना, ऐसी सारी फसलें कवर कर ली हैं। जायद की, खरीफ की सारी फसलें कवर कर ली हैं। तिलहन फसलों के बारे में जान लिया है, क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में जान लिया है, टाइप्स ऑफ फार्मिंग के बारे में जान लिया है, और कुछ इंस्टीट्यूशन के बारे में भी हमने जान लिया है। इसी के साथ मैं आशा करता हूँ आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर आपको नहीं समझ में आई है तो आप कमेंट में जो भी आपको डाउट है वो सारे पूछ सकते हैं, मैं उनका आंसर आप तक रील या शॉर्ट्स के माध्यम से पहुंचा दूंगा। धन्यवाद।